आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आज के इस लाइव सेशन में। आशा करता हूं कि आप बेहतरीन होंगे और हमारे संजय नमस्कार सर। संजय महाराज की तरह जगे होंगे और अपने जी अपने अध्ययन कार्य में लगे होंगे। और जी। जब आप अध्ययन कर रहे होंगे तो सफलता के सगे होंगे और इसीलिए देर रात तक जगे होंगे। वाह, बहुत बढ़िया, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। आप सभी साथियों का अभिनंदन करते हैं। और यस सर, आवाज पहुंच रही है। क्या बात है, ये हुई ना बात। तो अगर रोज सीखने की आदत हो जाए, मजा आ जाए, कर आपको पढ़ने से मोहब्बत हो जाए, तो रोज सीखने की आदत हो जाए, पढ़ने से आपको मोहब्बत हो जाए। क्योंकि जब आपको किसी चीज से मोहब्बत हो जाती है तो फिर नींद किसे, फिर चैन कहाँ, फिर धूप किसे, फिर रैन कहाँ। मतलब आपको सफलता हासिल करना है तो उससे जुड़ना जरूरी है, उस चीज से। और उसके साथ आपका बहुत कनेक्शन होना बहुत जरूरी है, फिर तो वो पाके रहेगा, होके रहेगा। फिर बहाना वहाना नहीं चलेगा, है ना। फिर तो आप उसके साथ कनेक्टेड रह जाएंगे। तो आज एक रिवाइज गाइडलाइन हम पढ़ेंगे जो डेफ फंड स्कीम्स भारतीय रिजर्व बैंक ने 25 जून 2025, जो कल ही भारतीय रिजर्व बैंक ने अनाउंस किया, एक परिपत्र जारी किया, जो डेफ फंड स्कीम 2014 के रिवाइज इंस्ट्रक्शन जारी किए। और ये रिवाइज इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं, कब से लागू होंगे, इन सब पे हम पढ़ेंगे। ये जो रिवाइज इंस्ट्रक्शन कल 25 जून 2025 को जारी किया है, ये 1 अक्टूबर 2025 से लागू होंगे। मतलब इसके गाइडलाइन के कंप्लायंस 1 अक्टूबर 2025 से मान्य होंगे और वो उसका कंप्लायंस हमको करना होगा। तो ये जो है हम लोग आज सीखेंगे, छोटा सा सेशन होगा। दीपक जी नमस्ते कर रहे हैं। और छोटा परिवार सुखी परिवार, बाकी लोग सो रहे होंगे। फ्रेंड्स विथ विच बैंक्स। अच्छा, कोई सवाल पूछ रहे हैं हमारे आशीष जी, सवाल पूछ रहे हैं कि सबको आशीष दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर एक बात जानने की बहुत ज़रूरत है कि जो डेफ फंड स्कीम्स भारतीय रिजर्व बैंक ने 2014 को ये चालू किया था। और इस डेफ फंड जो है ना, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत इसको जो है एक फंड बनाया था। और इस फंड में जो भी अनक्लेम डिपॉजिट हैं, उस अनक्लेम डिपॉजिट के लिए एक फंड बनाया। और सभी बैंकों को कहा कि अगर आपके पास कोई अनक्लेम डिपॉजिट है तो उस डिपॉजिट को आपको डेफ फंड में ट्रांसफर करना होगा। और इसी के तहत वो गाइडलाइन जारी किया 2014 में, जिसे डेफ फंड स्कीम 2014 कहा जाता है। और यह योजना 24 मई 2014 से प्रभावी हो गई। और भारत के आधिकारिक जो राजपत्रित योजना है उसमें अधिसूचित हो गई और फिर उसके बाद ये गाइडलाइन का पालन हुआ। तो पूरा डिटेल आज इस स्कीम को हम समझेंगे और जो रिवीजन हुआ है उसके बारे में जानेंगे। तो पहले अभी आपको लिए चलते हैं स्क्रीन पर। आप कोई साथी बता दें, आपको जो है पीपीटी पावर पॉइंट वगैरह बढ़िया दिख रहा है आपको, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? यस सर, यस सर। बहुत बढ़िया। तो जैसा कि मैंने बताया, आज हम पढ़ेंगे भारतीय रिजर्व बैंक ने रिवाइज इंस्ट्रक्शन जारी किया है जो डेफ फंड स्कीम से जुड़ा हुआ है। और ये रिवाइज गाइडलाइन इफेक्टिव होगा 1 अक्टूबर 2025 से। जारी किया है 25 जून 2025, यानी कि कल लागू होगा। ये जो गाइडलाइन है या रिवाइज इंस्ट्रक्शन है 1 अक्टूबर 2025 को। तो सरल तरीके से पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो डेफ फंड है, जिसको डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड कहते हैं, तो ये डेफ फंड जो है जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि के तौर पर भारतीय रिजर्व बैंक ने एक फंड बनाया।
और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत सेक्शन 26A के द्वारा दिए गए प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस बारे में एक फंड बनाया और गाइडलाइन दिए बैंकों को कि अगर उनके पास कोई अनक्लेम डिपॉजिट है तो वो इस खाते में ट्रांसफर करेंगे, यहाँ जमा रहेगा, और जब भी हितग्राही या क्लेमेंट वो क्लेम करेगा तो वो भारतीय रिजर्व बैंक से ये दावा करके इसको बेनिफिशियरी को पहुंचा देंगे, अकाउंट होल्डर या उसके जो लीगल हेयर या नॉमिनी को दे देंगे। अब डेफ फंड जो है इसकी शुरुआत, जैसा कि मैंने कहा, डेफ फंड स्कीम 2014 में शुरू हुआ था 24 मई 2014 को। रिवाइज गाइडलाइन इशू किया गया 25 जून 2025 को, और ये एप्लीकेबल होगा ऑल कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक्स पर एप्लीकेबल होगा। इफेक्टिव फ्रॉम अक्टूबर 1 2025, 1 अक्टूबर 2025 से ये गाइडलाइन इफेक्टिव होंगे। और ये जो गाइडलाइन रिवाइज इंस्ट्रक्शन भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी किया है वो अंडर सेक्शन 26A और 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत जारी किया। तो ये जो डेफ फंड स्कीम के तहत जो रिवाइज इंस्ट्रक्शन है अंडर 26A के तहत जारी किया, और 35A तो मास्टर डायरेक्शन जारी करने के लिए आप इसको टिक लगाते हैं। ज़्यादातर 35A सेक्शन के बारे में पूछता रहता है एग्जामिनेशन में, तो आप लोगों को ये याद ही होगा। जैसे कि केवाईसी का मास्टर डायरेक्शन किसके तहत जारी करता है, तो 35A या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो ये मास्टर डायरेक्शन जारी करने के लिए इस धारा के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का, शक्तियों का प्रयोग आरबीआई करता है क्योंकि वो रेगुलेटर है। अब डेफ फंड को आप जान के रिवाइज गाइडलाइन जारी किया है। अब इस स्क्रीन को पढ़ने से पहले आपको डेफ के बारे में थोड़ा सा जानना होगा। डेफ फंड, जिसको कि डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड कहते हैं, इसमें जो जमा की गई राशि है, जैसा कि एप्लीकेबल टू ऑल कमर्शियल बैंक, आरआरबीज, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, इनमें जो ऐसे व्यक्ति या ऐसे खातेदार हैं जो 10 साल या उससे अधिक समय के तक वो क्लेम नहीं की गई हैं या उनमें ऑपरेशन नहीं हुआ, तो ऐसे खाते जो हैं अनक्लेम डिपॉजिट हो जाते हैं। जैसे कि आप साधारण तौर से ये जानते हैं कि अगर किसी खाते में लेन देन जो है 2 वर्षों तक नहीं होता है तो वो खाता जो है डोरमेंट हो जाता है या इन ऑपरेटिव हो जाता है, अपरिचालित हो जाता है। और अगर खाते में 10 साल तक लेन देन नहीं होता है, कस्टमर इंड्यूस या उसकी डिमांड नहीं होती है, तो वो अनक्लेम्ड हो जाता है, और उसके बाद वो पैसा जो है भारतीय रिजर्व बैंक कहता है कि डेप फंड में ट्रांसफर कर दीजिए तो ये कौन कौन से इसमें जो फंड है यहाँ पर जाएंगे, है ना, कौन कौन से फंड जाएंगे अनुज जी? डेप फंड में कौन कौन से पैसा जाएंगे? मतलब अगर 10 सालों तक वो अनक्लेम्ड रह गए, मान लीजिए जमाकर्ता द्वारा 10 साल या उससे अधिक तक कोई खाता संचालित नहीं किया गया, जमा बैंक के पास पड़ा रह गया, तो ऐसे कौन कौन से खातों के पैसे जो हैं भारतीय रिजर्व बैंक मांगता है? सर डिपॉजिटर्स के पैसे। पहला तो बचत खाते में जो पैसा पड़ा है। सेविंग और एफडी। हाँ, तो बचत खाते में जो पैसा पड़ा है वो, क्योंकि वो 2 साल तक का अगर ऑपरेशन नहीं रहा तो इनऑपरेटिव हो जाता है, जो हर एग्जामिनेशन में पूछता है। और अगर 10 साल तक इनऑपरेटिव रहा, मतलब ऑपरेशन नहीं हुआ, तो अनक्लेम्ड हो जाता है, और अनक्लेम हो जाने के बाद महीना खत्म होने से पहले उसको भेजना होता है। दूसरा जो होता है वो फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट कब जाएगा? फिक्स डिपॉजिट जब मैच्योर्ड हो जाता है, तो मैच्योरिटी के बाद वो ओवरड्यू हो जाता है। ओवरड्यू हो जाता है मतलब वहीं से ही स्टार्ट हो जाता है, मैच्योरिटी से लेके 10 साल तक अगर उसका क्लेम नहीं होता है तो उसको अनक्लेम डिपॉजिट बोलते हैं। तो पहला तो बचत खाता हो गया, दूसरा हो गया फिक्स डिपॉजिट, तीसरा हो गया रिकरिंग डिपॉजिट। तो रिकरिंग डिपॉजिट सर भी, सर रिकरिंग, हाँ जी। सर ये अपन तो जो एफडी करते हैं तो रिन्यूअल होती है एक 4 साल में या हर 5 साल में।
तो फिर वो कैसे हो जाएगा, मतलब उसमें तो डेफ वो में कैसे चला जाएगा जब जब रिन्यूअल रिन्यूएबल। हो गया तो उसकी मैच्योरिटी तो बढ़ गई ना, जी। कि मैच्योरिटी बढ़ गई तो वो ओवर ड्यू हुआ जी। नहीं ना, ओवरड्यू हुआ नहीं है, क्योंकि कस्टमर ने आपको इंस्ट्रक्शन दिया है ऑटो रिन्यूअल का, तो वो अनक्लेम्ड होगा नहीं। जी। ठीक है। अगर अच्छा अच्छा अच्छा। अगर वो मैच्योर्ड हो गया और उसको क्लेम नहीं करने आता है तो ओवरड्यू हो जाएगा उस दिन से। और अगर वो जी। ऑटो रिन्यूअल में चला गया तो उसकी मैच्योरिटी तो बढ़ गई ना आगे, तो मैच्योरिटी आगे बढ़ती बढ़ती जी गई, हाँ, बढ़ गई। है ना। तो अगर मान लीजिए 5 साल के लिए ऑटो रिन्यूअल दिया है, तो 5 साल जो लास्ट ऑटो रिन्यूअल होगा उसके बाद मैच्योर्ड हो जाएगा और मांगने नहीं आएगा, तो अनक्लेम्ड का टाइमिंग वहां से शुरू हो जाएगा और वहां से 10 साल तक पड़ा रहेगा, उसके बाद आपको आरबीआई देना है। तो पहला खाता है जी हाँ बचत जी। खाता, दूसरा खाता है फिक्स डिपॉजिट, जब मैच्योर्ड हो जाता है ओवरड्यू हो जाता है उसके बाद से लेके 10 साल। तीसरा है रिकरिंग डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट आवर्ती जमा योजना बोलते हैं या खाता बोलते हैं। तो उसमें जो मैच्योरिटी डेट होता है, कोई हर महीना कुछ किस्त के रूप में जमा करता है, मैच्योरिटी तक रहता है, मैच्योरिटी के बाद वो ओवरड्यू हो जाएगा, और ओवरड्यू से लेके 10 साल तक क्लेम नहीं हुआ तो वो अनक्लेम्ड हो गया। फिर एक होता है करंट डिपॉजिट, करंट अकाउंट है, उसमें अगर कोई पैसा पड़ा है, उसमें लेन देन नहीं हुआ 2 साल तक। इनऑपरेटिव दो ही खाते होते हैं, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, लेकिन अनक्लेम्ड जो है सारे जमा खाते होते हैं, क्योंकि वो जिस समय मैच्योरिटी हो गए और ओवरड्यू हो गया फिक्स डिपॉजिट, तो वहां से वो स्टार्ट हो जाता है उसका अनक्लेम्ड का पीरियड, और वो 10 साल तक अगर ओवरड्यू रहा, क्लेम नहीं किया गया, तो अनक्लेम में चला जाएगा। तो पहला बचत खाता, आरडी, फिक्स डिपॉजिट, करंट अकाउंट। अब आता है कैश क्रेडिट। अगर कोई कैश क्रेडिट या किसान क्रेडिट कार्ड, उसमें जमा है राशि, मतलब क्रेडिट बैलेंस है, और वो अनक्लेम्ड होता है तो वो भी डेप में चला जाएगा। कोई डिमांड ड्राफ्ट है, या टेलीग्राफिक ट्रांसफर है, बैंकर चेक्स हैं, या जो मिसलेनियस फंड खाते हैं या कलेक्शन फंड खाते हैं, या कोई वॉस्ट्रो अकाउंट्स है, या कोई इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का सस्पेंस अकाउंट है जो अनसेटल्ड है, या ऐसी कोई सी भी खाता जिनमें क्रेडिट बैलेंस है और वो बेनिफिशियरी का पैसा है, और जिस दिन उसका ड्यू है, मतलब जैसे कोई एनईएफटी का पैसा आया, अनसेटल्ड है, मतलब आज वो ड्यू हो गया क्योंकि आज ही उसके खाते में जाना था, लेकिन आज ड्यू हो गया, नहीं जा पाया और पड़ा है, तो वहीं से स्टार्ट होगा 10 साल तक, तो आपको आरबीआई में देना होगा। या कोई ऑटोमेटिक टेलर मशीन है, या कोई जो आजकल सीडीएम मशीन है, वहां भी अगर अनक्लेम्ड है तो भी जो अनरिकनसाइल्ड या जो पेंडिंग अनलिक्विडेटेड जो एंट्री होंगे उनका क्रेडिट है तो भी वो ओवरड्यू होगा। साथ ही साथ जो प्रीपेड कार्ड्स होते हैं, किसी ने जैसे हमारे है ना, आज सुधीर जी नहीं आए हैं है ना आज। हाँ, जी सर जी। आए हैं सुधीर जी हैं, जैसे सुधीर जी ने ना कोई 20,000 का प्रीपेड ले लिया, और प्रीपेड कार्ड ले लिया, और उसमें यूज नहीं कर पाए, 10,000 यूज कर पाए, है ना सुधीर जी। ठीक है, जी सर। 10,000 बच गया, तो वो 10,000 भी अगर क्लेम नहीं करते हो तो भी वहां पर जाएगा। तो प्रीपेड कार्ड में जो अनयूज्ड फंड है वो भी अनक्लेम्ड में जाएगा ड्यू होने के बाद, क्योंकि उस प्रीपेड कार्ड का ड्यू कब होगा सुधीर बताओ। क्योंकि आप तो एक बैंक में गए, वहां पर अश्विनी जी ब्रांच मैनेजर हैं, अभी बेंगलुरु से आप गए वहां प्रीपेड कार्ड खरीद लिए, है ना। अब वो जी सर। प्रीपेड कार्ड 6 मंथ के लिए आपने लोड कर लिया, 6 मंथ बाद ड्यू हो गया, अब यूज नहीं कर पाएंगे, है ना। तो उसके बाद से जी 10 साल सर। में चला जाएगा। फिर बस उसके सर बाद, सर। जो है, अगर कोई फॉरेन करेंसी एक्सचेंज हुआ है और खाते में रूपांतरित हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, और उसके बाद जब रूपांतरित हो गया तो उसी दिन से ड्यू हो गया, और उसके बाद से अगर डिमांड नहीं हुआ तो वो 10 साल तक हो जाएगा, या भारतीय रिजर्व बैंक समय समय पर गाइडलाइन जारी करती रहती है ऐसे सारे अनक्लेम डिपॉजिट। आपको लगता होगा कोई डीडी बना के रख लो तो वो पड़ा रहेगा, नहीं, वो भी जिस समय डीडी का ड्यू हो जाएगा, जैसे 3 महीने तक की वैलिडिटी है, उसके बाद से वो अनक्लेम्ड का टाइम चला आ जाएगा। या ऐसे बैंक क्या करते हैं, कुछ टेम्पररी अकाउंट ओपन करते हैं जहां पर इंटरनल सेटलमेंट करते हैं, या एडजस्टमेंट अकाउंट होते हैं, या पुल अकाउंट्स होते हैं, वहां पर अगर कोई क्लेम पड़ा हुआ है बेनिफिशियरी का और ड्यू होता है, और उस ड्यू डेट से 10 साल तक अनक्लेम्ड रहता है, तो वो भारतीय रिजर्व बैंक को देना पड़ता है। ये सरल तरीके से मैंने आपको बता दिया।
इसके लिए जो रिवाइज गाइडलाइन जारी किए हैं वो अभी पढ़ेंगे हम लोग। ये तो आपने पुरानी गाइडलाइन अब मतलब समझाने के लिए हिसाब से बता दिया, डिटेल में बता दिया। अब बोलता है भारतीय रिजर्व बैंक कि रजिस्ट्रेशन और एथराइजेशन के लिए बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के पास अप्लाई करना होगा, जरूरी है। बैंक मस्ट रजिस्टर अंडर डेब फंड मॉड्यूल इन ई कुबेर। तो बैंकों को ई कुबेर पोर्टल में डेब फंड मॉड्यूल में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। इसके लिए बैंक को दो ऑफिशियल ईमेल आईडी आरबीआई को देने होंगे, और ये जो दो ऑफिशियल ईमेल आईडी हैं बैंक को उसके साथ रजिस्ट्रेशन होगा, और कम से कम 10 सिग्नेटरी बैंक को देने होंगे, और ये जो 10 सिग्नेटरी हैं वो क्लेम वगैरह में वहाँ पर सबमिट करेंगे, फॉर्मेट में रिपोर्ट करेंगे। तो ये बदलाव किया गया है। अभी आप लोगों की क्या प्रक्रिया है, अगर कोई हेड ऑफिस में काम करता होगा तो जानता होगा। हालांकि नेशनलाइज बैंकें जो हैं ई कुबेर पोर्टल के माध्यम से काम करना चालू कर दिए हैं, लेकिन चूंकि इसमें बड़ा एक क्राइटेरिया लिया है सभी एप्लीकेबल बैंक को, तो उनको कहा है कि आप डेफ फंड मॉड्यूल ई कुबेर में रजिस्ट्रेशन करेंगे, दो ईमेल आईडी भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा करना होगा, देना होगा, और फिर उसके बाद जो एथराइज सिग्नेटरी अपॉइंट किए जाएंगे बोर्ड रेजोल्यूशन से, और मैक्सिमम 10 एथराइज सिग्नेटरी होने चाहिए जो रिपोर्टिंग करेंगे और एनेक्सर फॉर्मेट वगैरह साइन करेंगे और भारतीय रिजर्व बैंक में सबमिट करेंगे। उनके सिग्नेचर उनके पास पहले से होगा। तो ये डिजिटल सिग्नेचर के मोड में होता है ई कुबेर में। तो ये आपको मैं शॉर्ट में आपको बताया। अब आते हैं अगले स्लाइड पर। अगला स्लाइड है ट्रांसफर टू डेफ फंड। यहाँ पर ये बात कहते हैं जितना अभी मैंने बताया कि ट्रांसफर अनक्लेम डिपॉजिट इनएक्टिव फॉर 10+ ईयर मंथली। तो जो भी 10 साल से ज़्यादा इनएक्टिव अकाउंट्स हैं जिनकी हम जिक्र अभी पिछले समय किए, अभी पिछले स्लाइड में, उनको ट्रांसफर करना है मंथली बेसिस पर। और वो कब करना है, ट्रांसफर विंडो कब खुलेगा, लास्ट 5 वर्किंग डे ऑफ ईच मंथ। तो जो आपका डाटाबेस है वो देखेगा कि ऐसे कितने डिपॉजिट हैं जो अनक्लेम्ड हैं, इनएक्टिव हैं, 10 साल से ज़्यादा हैं। उनको महीना ख़त्म होने के 5 वर्किंग डे से 5 वर्किंग डे 5 दिन के अंदर उसको जो है ट्रांसफर विंडो में चला जाएगा। इसीलिए आप लोगों को फॉलोअप होता रहता है कि आप 20 तारीख तक जितने भी अनक्लेम्ड हैं, इनऑपरेटिव हैं, उनको ऑपरेटिव कर लीजिए, ई केवाईसी कर लीजिए, एक लेन देन करा दीजिए, तो पैसा बच जाएगा। अदरवाइज वो पैसा जो है भारतीय रिजर्व बैंक को ट्रांसफर चला जाएगा। विंडो ओपन हो जाता है लास्ट 5 वर्किंग डे ऑफ द ईच मंथ, ट्रांसफर विंडो ओपन होगा। तो जो एथराइज सिग्नेटरी हैं वो क्या करेंगे, उस पैसे को ट्रांसफर कर देंगे डेफ फंड से पूरे होल बैंक का इकट्ठा करके। इंटरेस्ट टू बी इंक्लूडेड टिल डेट ऑफ ट्रांसफर। जिस दिन आप बैंक से उस फंड को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो जो सेविंग का इंटरेस्ट होता है या जो भी एफडी का आरडी का जो भी इंटरेस्ट होगा वो आप उसको दे दीजिए टिल ट्रांसफर डेट का, और आरबीआई के डेप फंड में ट्रांसफर कर दीजिए। और जब क्लेमेंट क्लेम करेगा या लीगल हेयर क्लेम करेंगे तो फिर आरबीआई अपने इंटरेस्ट रेट के आधार पर उसको वापस इंटरेस्ट के साथ देते हैं। क्लेम करने के लिए आपको ही करना है क्लेम। नॉन मेंबर बैंक्स रूट थ्रू स्पॉन्सर सर बैंक। अगर सर कोई नॉन मेंबर बैंक्स है वो स्पॉन्सर बैंक से रूट करेगा। यस, बताइए। सर ब्याज मिलेगा सर? ब्याज मिलेगा ना। आप जी बताइए सेविंग में कितना इंटरेस्ट देते हैं। सेविंग में कोई पैसा अनक्लेम हो गया, कितना इंटरेस्ट देते जी। हैं, 2.75, टू पॉइंट टू एट पॉइंट सेवन फाइव या टू जी पॉइंट सर। नाइन जीरो है ना। हाँ सर। लेकिन आरबीआई अगर डेप में चला गया तो आरबीआई कितना परसेंट देता है मालूम है, 3% देता है। कितना देता है, कितना देता है सुधीर? सुधीर बताएगा, क्योंकि थ्री पिछले परसेंट सर। 3%। 3% सर। हाँ, और ये साल भर, पिछले साल भर यही सवाल आया है ना हर स्केल में, कि भारतीय रिजर्व बैंक में अगर कोई अनक्लेम डिपॉजिट चला जाता है तो भारतीय रिजर्व बैंक इसमें कितना इंटरेस्ट देता है। तभी आपको आइडिया हो गया 3%। पहले ये 3.50% था, लेकिन 2021 से ये 3% हो गया, 3%। है ना। तो जो आपके बैंकों के सेविंग रेट से भी ज़्यादा है। क्लेम एंड रिफंड। तो पहला तो आप देख लिए कि जो अनक्लेम डिपॉजिट है 10 साल से ज़्यादा, उनको हम लोग 5 दिन, महीना ख़त्म होने के 5 दिन पहले आरबीआई को भेज देंगे।
क्लेम बाय बैंक पोस्ट पेमेंट टू कस्टमर। अब क्या होता है कि जब 10 साल से ज़्यादा क्लेम नहीं हुआ या अनक्लेम रह गया या इनऑपरेटिव रह गया तो हम आरबीआई को भेज दिए। लेकिन फिर अचानक क्लेम आ गया कि मेरा पैसा बैंक में था, है ना, और ये पैसा कहाँ चला गया। तो आप लोग देखते होंगे कि कई कस्टमर ऐसे शिकायत करते हैं कि मेरा पैसा बैंक मैनेजर खा गया, मतलब क्योंकि वो खाते में बंद दिखता है, खाता में कौन बंद किया भाई, खाता कहाँ चला गया, है ना। ऐसा होता है सुधीर, कभी देखना। जी सर, बिल्कुल जीरो बैलेंस दिखाता है। कई कस्टमर आके लड़ते हैं, कहते हैं भी जीरो, सर मेरा बैलेंस जीरो कैसे हो गया। मेरा पैसा सर कहाँ चला गया। सर आज एक ऐसी केस आया था सर। उसका हाँ 5 हजार की एफडी एफडी थी सर, वो चली गई उसमें डैब में। हाँ। अब वो उसके खाते में जीरो बैलेंस दिख रहा है। वो कस्टमर बेचारा आके तो बोले भैया बैंक में पैसा खा, बोले कहा ही मेरा, बोले। गबन हो जब गया चेक किए मेरा। सर तो बोले, हाँ। चेक किए तो बोले सर वो तो वहां चला गया आरबीआई को। हम्म। अब बोले उस पर बोले सर उसका आवेदन दे, तब उस कार्रवाई करेंगे सर, तो पैसा उसको वापस आएगा। ठीक है, तो ये इसकी प्रक्रिया है। अगर जो फिक्स डिपॉजिट मैच्योर्ड हो गया उसके बाद से 10 साल हो गए तो वो पैसा आरबीआई के पास चला जाएगा। अब जब कस्टमर क्लेम करता है तो उससे क्लेम फॉर्म लेना होगा, और फिर उसके बाद उसका केवाईसी करना होगा कि वही व्यक्ति है क्या, ई केवाईसी करेंगे, ड्यू डिलिजेंस करेंगे। फिर क्लेम फॉर्म में जिस दिन से उसको आरबीआई को गया है +3% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, और उसको आपके हेड ऑफिस नोडल ऑफिस में देंगे, नोडल ऑफिस से हेड ऑफिस जाएगा, और महीना ख़त्म होने के 10 वर्किंग डेज के अंदर उसको क्लेम करना पड़ता है। इसको चार्टेड अकाउंटेंट आपका बैंक का या इंटरनल ऑडिटर उसको वेरीफाई करता है, कंफर्म करता है, फिर क्लेम होता है। क्लेम जो है सेट 1 महीने के अंदर आ जाता है। तो जब भी ऐसा कोई क्लेमेंट आता है तो बैंक क्या करता है, कंसोलिडेटेड क्लेम हर महीना एक क्लेम अलाउड है, महीने में एक बार ही क्लेम होगा। तो बैंक क्या करती है, हेड ऑफिस, जितने भी क्लेम होते हैं उनको बोलती है इकट्ठा करके हमें दीजिए। तो इकट्ठा करके दीजिए, तो महीने भर इकट्ठा करते हैं, और फिर जैसा मंथ क्लोज होता है तो फर्स्ट 10 वर्किंग डे ऑफ द ईच मंथ क्लेम विंडो ओपन होता है ई कुबेर पोर्टल में। तो जो आपके अथोराइज सिग्नेटरी हैं वो फॉर्म क्लेम नंबर 2 फॉर्म फिल करते हैं और ऑडिटर से सर्टिफाई करते हैं। वो कॉन्करेंट ऑडिटर या इंटरनल ऑडिटर सर्टिफाई करता है, और फिर उसके बाद वो क्लेम लॉज होता है। क्लेम लॉज होने के बाद आरबीआई से पैसा मिल जाता है, और आरबीआई से जो पैसा है वो 30 डेज के अंदर मिल जाता है। और या तो बैंक क्या करती है, इस तरह का कॉन्सेप्ट लाए हैं कि आज क्लेम आपका पास आया, आपने ड्यू डिलिजेंस कर दिया, क्लेम भी आप हेड ऑफिस फॉरवर्ड कर दिया, उसको पैसा तुरंत दे देते हैं। और फिर उसके बाद जब आरबीआई से 30 डेज में क्लेम आता है तो आपका नॉमिनल एडजस्ट हो जाता है, जीरो हो जाता है, आपने कस्टमर को तुरंत पैसा दे दिया। तो ये क्लेम एंड रिफंड है कि जब आपने आरबीआई को पेमेंट कर दिया, क्लेम आता है तो आप ड्यू डिलिजेंस करेंगे। महीने में आरबीआई एक ही क्लेम कंसोलिडेटेड स्वीकार करता है, और ये जो क्लेम है महीना ख़त्म होने के पहला मतलब 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक ही क्लेम विंडो ओपन होता है, और ये फॉर्म 2 में सबमिट किया जाता है क्लेम। सबमिशन ऑफ रिटर्न के लिए देखिए कौन कौन सा फॉर्म यूज होता है। फॉर्म 1 मंथली स्टेटमेंट है, मंथली स्टेटमेंट देते हैं कि इतने हमारे अनक्लेम है, इतना जो है एनेक्जर 1 फॉर्म 1 सबमिट करते हैं। और फॉर्म 2 जो है वो मंथली रिफंड क्लेम है, फॉर्म 2। और फॉर्म 3 है हाफ ईयरली रिकन्सिलेशन सर्टिफिकेट है कि हमने इतना क्लेम किया था, इतना आ गया, इतना बचा। और एनुअल सर्टिफिकेट है, ये आपका फॉर्म 4 है, एनुअल सर्टिफिकेट। तो ये एनेक्जर वाइज अगर देखेंगे तो फॉर्म 1 को जो ई कुबेर का एनेक्जर 3 भरा जाता है, और मंथली क्लेम को ई कुबेर का एनेक्जर 4 किया जाता है। और एनेक्जर 5 जो है वो हाफ ईयरली स्टेटमेंट है ई कुबेर का, और एनेक्जर 6 जो है वो एनुअल सर्टिफिकेट है जो स्टेचुरी ब्रांच ऑडिटर या स्टेचुरी सेंट्रल ऑडिटर के द्वारा वेरीफाई कराया जाता है। तो इसमें ज़्यादातर जो फॉर्म हमारा काम का होता है वो होता है मंथली रिफंड क्लेम फॉर्म होता है, फॉर्म 2 हर महीना हम करते हैं, और फॉर्म 1 स्टेटमेंट जाता है कि हमारे कितने फंड जो है वो डेप में चले गए। ऑडिट एंड कंप्लायंस। तो ऑडिट एंड कंप्लायंस में भारतीय रिजर्व बैंक ये इंस्ट्रक्शन देता है कि ऑल रिटर्न्स टू बी वेरीफाइड बाय इंटरनल एंड कॉन्करेंट ऑडिटर्स। तो बैंक को बोलता है कि जितने भी रिटर्न्स आप आरबीआई में सबमिट कर रहे हैं वो सारे रिटर्न इंटरनल या कॉन्करेंट ऑडिटर से वेरीफाई होने चाहिए। कस्टमर वाइज डिटेल टू बी मेंटेन्ड एट ब्रांच। और आपके पास कस्टमर वाइज डिटेल जो है होने चाहिए किसी भी ऑडिट पर्पज से
या उसके वेरिफिकेशन पर्पज से होने चाहिए। और केवाईसी नॉर्म्स शुड बी मैंडेटरी एडरेंस बिफोर रिफंड। जब भी कोई रिफंड या क्लेम मांगने आता है तो आपको केवाईसी नॉर्म्स का पालन दृढ़ता से करनी है कि जो व्यक्ति मांगने आया है क्या वो पैसा उसी का है। तो आपको ड्यू डिलिजेंस करना है, ई केवाईसी करनी है, केवाईसी नॉर्म्स का पालन करना है और ये सुनिश्चित करना है कि क्लेमेंट वही है जिसका पैसा जमा किए थे, क्योंकि आपके पास ही वो पैसा जमा किया था और उसका केवाईसी वगैरह आपके पास है। चलिए, एरर टू बी रेक्टिफाइड थ्रू फॉर्म ABC विथ ऑडिटर सर्टिफिकेशन। अगर कोई एरर है, कोई त्रुटि हो गया, ज़्यादा क्लेम हो गया, कम क्लेम हो गया, डबल क्लेम हो गया, तो ये गलतियां जो है रेक्टिफाई की जाएंगी फॉर्म ABC ऑडिटर सर्टिफिकेशन के साथ। होता भी है, कई बार डबल क्लेम आ जाता है, कई बार इंटरेस्ट ज़्यादा आ जाता है, कम आ जाता है, ऐसे होता है, तो एरर सर्टिफिकेट जो है रेक्टिफाइड किया जाता है ऑडिटर सर्टिफिकेशन से। डिस्क्लोजर और रिपील यहाँ देख लेते हैं। अनक्लेम्ड लाइबिलिटी सोन अंडर शेड्यूल 12 एज ए कंटिजेंट लाइबिलिटी। हमेशा एग्जामिनेशन में सवाल पूछता है कंटिजेंट लाइबिलिटी को कौन से शेड्यूल में दिखाया जाता है, तो बैलेंस शीट के शेड्यूल 12 में दिखाया जाता है। बैलेंस शीट के 12 शेड्यूल होते हैं, P&L के 4 शेड्यूल होते हैं, टोटल 16 शेड्यूल होते हैं। शेड्यूल तो पूरा याद रखना चाहिए। 3 नंबर शेड्यूल डिपॉजिट का है और 9 नंबर शेड्यूल एडवांसेस का है। तो बैलेंस शीट के जो शेड्यूल हैं वो पूरा याद होना चाहिए। ये पूछता है कि बैलेंस शीट के शेड्यूल जो हैं कौन कौन से हैं। तो 12 नंबर जो शेड्यूल है वो बैलेंस शीट का क्या है, अनक्लेम्ड डिपॉजिट जो होंगे वो दिखाए जाएंगे, जिसको कंटिजेंट लाइबिलिटी कहते हैं। तो आप बैलेंस शीट वाले शेड्यूल जो है वो टोटल देख लीजिएगा तो आपको सारा चीज पता चल जाएगा बैलेंस शीट के शेड्यूल में क्या क्या आता है। तो शेड्यूल नंबर 12 में कंटिजेंट लाइबिलिटी होता है। डिस्क्लोजर फॉर्मेट प्रोवाइडेड इन एनेक्सर 9। और इसके पहले 2014 से जो है डेफ स्कीम्स लॉन्च हुआ था, उसके पहले जो 7 सर्कुलर भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी किया सारे निरस्त कर दिए गए हैं। और ये सर्कुलर जो है, जो अभी रिवाइज सर्कुलर जारी किया गया है 25 जून 2025 को, ये लागू होगा और ये प्रभावी होगा 1 अक्टूबर 2025 को। अब डेफ में से, चूंकि ये तो 44 45 50 पेजेस का सर्कुलर है, लेकिन मैंने इसको शॉर्ट में आपको बता दिया क्योंकि डेप में पॉपुलर सीरीज के सिर्फ 3 क्वेश्चन आते हैं। पहला आता है कि कोई भी डिपॉजिट अनक्लेम डिपॉजिट कब होता है, तो आप लोग जान लेते हैं 10 साल तक लेन देन नहीं हुआ तो वो अनक्लेम डिपॉजिट हो जाता है, उससे ज़्यादा। दूसरा सवाल पूछता है कि डेफ का फुल फॉर्म क्या है, तो डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। तीसरा सवाल पूछता है कि जो डिपॉजिटर डेफ फंड का जो पैसा चला जाता है उसमें RBI कितना इंटरेस्ट देता है, 3% ये देता है ना। अभी जब सवाल पूछा जाएगा तो ये इससे जड़ा जुड़ा हुआ सवाल पूछा जाएगा। तो ऐसे सवालों को लेके मैं ये MCQ बेस्ड सवाल कुछ यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए चलते हैं, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। फ्रॉम विच डेट्स आर द रिवाइज डेफ फंड स्कीम्स गाइडलाइन इफेक्टिव। कब से ये होगा आप बताइए। 1 अक्टूबर सर 2025 से लागू होगा। 1 अक्टूबर 2025। क्या बात है, ये हुई ना बात, है ना। क्या सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, देखिए ताजा ताजा, आप भूल ही नहीं पाओगे आप। ये तो जनवरी तक तो चलेगा ही चलेगा, है ना। एग्जामिनेशन में आंखें बंद रहेंगी तब भी क्लिक कर लाओगे। तो 1 अक्टूबर 2025 से ये रिवाइज गाइडलाइन इफेक्टिव होंगे। दूसरा, अंडर विच सेक्शन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 इज द डेफ फंड गवर्न। डेफ फंड कौन से सेक्शन के तहत गवर्न किया जाता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का। 24A, 35B सर। 35B। 35A में भारतीय रिजर्व बैंक मास्टर डायरेक्शन जारी करता है, वो कॉमन सवाल आता है। लेकिन डेफ जो गाइडलाइन है वो करता है 26A। क्या करता है, अंडर सेक्शन 26A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 द डेफ फंड इज गवर्न एज पर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 अंडर 26A सेक्शन।
हाउ ऑफन कैन ए बैंक ट्रांसफर अनक्लेम डिपॉजिट टू डेफ फंड? डेफ फंड में बैंकों को क्या निर्देश दिया गया है कि वो कि, किस फ्रीक्वेंसी में पैसा को ट्रांसफर करेंगे? डेली करेंगे, वीकली करेंगे, मंथली करेंगे, क्वार्टरली? मंथली मंथली सर। मंथली करेंगे, है ना? तो वो मंथली करेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेते हैं। व्हाट इज द डेडलाइन फॉर ट्रांसफरिंग द अनक्लेम डिपॉजिट ईच मंथ? भारतीय रिजर्व बैंक क्या कहता है सभी बैंकों को कि उनके जो अनक्लेम डिपॉजिट हैं उनके लिए क्या डेडलाइन है, किस समय में हो जाना चाहिए ट्रांसफर? लास्ट 5 वर्किंग डेज। लास्ट 5 वर्किंग डे में ट्रांसफर हो जाने चाहिए। ये कहते हैं लास्ट 5 वर्किंग डेज में ट्रांसफर हो जाना चाहिए। तो आंसर वाला स्लाइड पहले आ गया, कोई बात नहीं। व्हाट इज द क्लेम सबमिशन विंडो फॉर ईच मंथ फॉर क्लेमिंग द डेफ फंड बाय द बैंक? तो क्लेम 3 नंबर सर। जो है फर्स्ट बैंकों 10 को कैलेंडर डे लास्ट वर्किंग डे। 3 नंबर फर्स्ट 10 3 वर्किंग डे नंबर सर। फर्स्ट 10 वर्किंग डेज। हाँ, फर्स्ट 10 वर्किंग डे। तो फर्स्ट टू 10 वर्किंग डेज जो है, पहले 10 दिन में विंडो ओपन होगा। तो जो आरबीआई ने कहा है कि 10 सिग्नेटरीज बैंकों को रेडी रखना है और 2 ईमेल आईडी रजिस्टर्ड होने हैं। और ये जो सिग्नेटरीज हैं ये क्लेम फॉर्म वगैरह करेंगे ऑडिटर वगैरह का वेरिफिकेशन सर्टिफिकेशन के बाद। विच फॉर्म इज यूज टू सब ये तो आंसर ही दिख गया। विच फॉर्म इज यूज टू सबमिट ठीक। रिक्लेम फॉर्म 2। टू आरबीआई फ्रॉम डेप फंड? तो ये फॉर्म 2 आप लोग को इसलिए याद दिलाया जाता है। यह क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है फॉर्म 2 का, क्योंकि ये क्लेम फॉर्म है। ये क्या है? क्लेम फॉर्म। फॉर्म 1 क्या है? स्टेटमेंट, मंथली स्टेटमेंट है। फॉर्म 2 क्या है? क्लेम फॉर्म है। फॉर्म 3 क्या है? हाफ ईयरली रिकन्सिलेशन है। हाफ ईयरली रिकंसिलिएशन। और जो फॉर्म 4 क्या है? फॉर्म 4 है एनुअल सर्टिफिकेट। फॉर्म ए बोलते हैं जिसको, एनुअल सर्टिफिकेट बोलते हैं, जो स्टेचुटरी ऑडिटर से लेते हैं। अब फॉर्म 2 इसलिए ज़्यादातर पूछता है, उसके पीछे का रीज़न ये है कि भारत की जनता है, आपके यहाँ भरोसा करके पैसा रखा है, तो भाई इसको आप प्रियोरिटी में जल्दी क्लेम करके उसको दे दीजिए। भले ही वो 10 साल कहीं चला गया, भूल गया, लेकिन आज आया है ना, तो उसको उसका पैसा है, जब मांगो तब तब दे दो भाई, क्योंकि वो आपके ऊपर भरोसा करके पैसा दे के रखा है, तो आज मांगा आज दे दो, लेकिन वेरीफाई कर लो आप, है ना। इसीलिए इसको कहा गया है। आजकल भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या किया है, एक विंडो खोला है ना, जिसमें आप लोगों को पता होगा कौन सा विंडो खोला है। हाँ सुधीर जी, जो डेफ के लिए विंडो एक खोला है ना ई भारत। कुबेर। हाँ, ई कुबेर पोर्टल की बात करें सर? नहीं नहीं, ई कुबेर तो अभी क्लेम के लिए है, जिसमें डेफ जी में सर। सभी लोग जान लेते हैं ना। नया जो पोर्टल खुला है, अब उद्गम 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 पोर्टल सर। पोर्टल खुला है अनक्लेम डिपॉजिट के लिए, है ना। जी क्या जी खोला है? सर। उद्गम पोर्टल। अब उद्गम पोर्टल क्यों खोला है? कि भाई भारत के लोगों का पैसा तो भारतीय रिजर्व बैंक के पास चला गया, है ना। तो अब हो सकता है वो क्लेम करने नहीं आए, मतलब उसकी डेथ हो गई होगी, तो उनके हितग्राहियों या उनके लीगल हेयर को पता चल जाए, इसलिए वो बोलता है कि उद्गम पोर्टल में हम सारे डिटेल डाल देंगे, और जो भी क्लेमेंट है वो खोज लेगा, हमारे से जुड़ा हुआ पैसा है, मैचिंग करता हुआ पैसा है, तो क्लेम करेगा। तो उद्गम पोर्टल की भी शुरुआत की है, जिसको अनक्लेम डिपॉजिट गेटवे टू एसेस इंफॉर्मेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनक्लेम जी सर। डिपॉजिट गेटवे टू एसेस गेटवे टू इंफॉर्मेशन। गेटवे टू इंफॉर्मेशन। एक्सेस। ताकि जो क्लेमेंट है वो अपने पैसे को खोज पाए, और साथ ही साथ अगर क्लेमेंट की डेथ हो गई है या अकाउंट होल्डर की डेथ हो गई तो उनके लीगल हेयर या नॉमिनी खोज पाए। तो ये फॉर्म 2 है। अगला सवाल है, हु मस्ट सर्टिफाई द फॉर्म 2 सबमिटेड टू आरबीआई? कौन करेगा? इंटरनल और कॉन्करेंट ऑडिटर बैंक के ये सर्टिफाई करेंगे जो क्लेम मांगा जाता है। क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक को पैसा देना तो आसान है, लेकिन क्लेम मांगना है, मतलब प्रॉपर तरीके से चेक हुआ है, कोई उसका दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, इसलिए इंटरनल कॉन्करेंट ऑडिट से सर्टिफाई होने चाहिए। हाउ मेनी एथराइज्ड सिग्नेटरी कैन बी नॉमिनेटेड बाय बैंक अंडर द स्कीम? कितने सिग्नेटरीज नॉमिनेटेड किए जा सकते हैं बैंक के 10 द्वारा, 10 सर। 10 10 10 10 सर। 10। है ना। और कितने ईमेल से सबमिट करना पड़ेगा, कितने ईमेल आईडी देने दो पड़ेंगे? दो 2 ईमेल। दो दो ईमेल आईडी। दो। और जो सिग्नेटरी हैं वो बोर्ड जो है रेजोल्यूशन पास करके इन सिग्नेटरी को अप्रूव करेगा।
वेयर शुड बैंक सेंड स्कैन कॉपी ऑफ रिटर्न्स, जो जितने भी रिटर्न्स होंगे, मंथली हो, हाफ ईयरली हो, ईयरली हो, रिटर्न्स जो हैं वो कौन से मेल आईडी पे भेजे जाएंगे? तो यहाँ पर मेल आईडी भेजे जाएंगे def.fund@rbi.org.in, def.dea.fund@rbi.org.in में भेजे जाएंगे। What is the interest rate on interest bearing unclaimed deposit post May 11, 2021? तो 11 थ्री मई परसेंट हाँ, 11 मई 2021 के बाद कोई भी अनक्लेम डिपॉजिट आरबीआई के पास चला गया और फिर क्लेम होता है तो आरबीआई उसमें इंटरेस्ट क्या देते हैं? तो ये जैसा कि हमारे साथी ने बताया 3%। तो 11 मई 2021 से अनक्लेम डिपॉजिट जो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं बैंकों द्वारा आरबीआई को, उस पर जो क्लेम करने के बाद जो इंटरेस्ट आरबीआई प्रोवाइड कराता है वो है 3%। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और उसके साथ ये कुछ 10 इम्पोर्टेंट सवाल हमने डिस्कस किए हैं। रिवाइज गाइडलाइन जो है हम लोग जाने हैं। तो ये डेफ फंड स्कीम 2014 का रिवाइज आरबीआई इंस्ट्रक्शन है, जो 25 जून 2025 को जारी किया गया है। इफेक्टिव होगा 1 अक्टूबर 2025 से। और इसमें मूलतः ये बात कही गई है कि अ, 2 ईमेल आईडी भारतीय रिजर्व बैंक के पास सबमिट करने होंगे, और बोर्ड रेजोल्यूशन के साथ 10 सिग्नेटरीज होंगे, और महीना ख़त्म होने के 5 दिन के अंदर जो अनक्लेम डिपॉजिट हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। एक क्लेम 1 महीने में किया जाएगा, जो 10 दिन के 10 तारीख तक किया जा सकता है, 10 वर्किंग डेज में। और फिर उसके बाद इसमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 3% होगा। ई कुबेर से रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, और अगर कोई करेक्शन या कोई सबमिशन या क्लेम करना है तो वो इंटरनल बैंक ऑडिटर या कॉन्करेंट ऑडिटर से वेरीफाई होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि अच्छा लगा होगा सेशन। एक कमेंट कर दीजिए अगर अच्छा लगा होगा, थम्स अप कर दीजिए, वाह बहुत अच्छा लगा। ठीक है, वाह। रोज़ ऐसे सीखते रहिए, तो लगातार ऐसे सीखते रहेंगे तो एक आदत बनेगी, और आपका जो अनुशासन है वो बढ़ेगा, और एक दिव्य ज्योति आपके माइंड में प्रकट होगा। सकारात्मक भाव के साथ आप सीखेंगे, और आप में एक बदलाव होगा, जो एक ब्रिज बनाएगा, जो आपको एक जगह से दूसरी जगह सफलता तक पहुंचाने में मदद करेगा। चाहे तमाम बाधाएं हों, आपकी आइडिया देगा, रोशनी देगा, और आभार प्रदर्शन के साथ, ग्रेटिट्यूड के साथ आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देगा, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। बुझी हुई समा भी जल सकती है, और फंसी हुई कश्ती भी निकल सकती है। यूं मायूस होके अपने इरादे मत बदल मेरे दोस्त, जिंदगी में आगे बढ़ते रहा, क्योंकि तकदीर किसी भी समय बदल सकती है। तकदीर किसी भी समय बदल सकती है। तो आप सीखते रहिए, तकदीर हमेशा बदलती रहेगी। अच्छे भाव रखिए, अच्छी ऊर्जा रखिए, अच्छे विचार रखिए, अच्छे शब्द रखिए, अच्छे लोग रखिए, और अच्छी चीज़ों को अपने आसपास रखिए। आपकी दुनिया बेहतरीन हो जाएगी, ज़बरदस्त हो जाएगी। इसी के साथ आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य और शानदार सफलता की कामना करते हैं। आपसे विदा लेते हैं, फिर मुलाकात करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।